नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार। हम वक्त काटने के लिए एक सिलसिला शुरू कर रहे थे, लेकिन वो सिलसिला गंभीर होते चले गया। लोगों ने उसको गंभीरता से देखना शुरू कर दिया, लोगों की मांग आने लगी, लोग टिप्पणियां करने लगे, दिलचस्पी से इंतजार करने लगे। तो अब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अभी तक का जो इतिहास है उसको हम किस्तों में कर रहे हैं। पता नहीं, 3 तारीख को मतगणना होनी है, उसके पहले 30 तारीख को एग्जिट पोल आने लगेंगे शाम को। उसके बाद शायद हम इस सिलसिले को कुछ वक्त के लिए रोकेंगे, फिर किसी वक्त आगे बढ़ाएंगे इसको। लेकिन फिलहाल हमने सिलसिला 5 दिन पहले शुरू किया था। राज्य बनने से लेकर पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की शपथ ग्रहण, अजीत जोगी के चुने जाने को लेकर किस तरह पार्टी ने उनको चुना मुख्यमंत्री बनने के लिए, वहाँ से हमने शुरू किया था। कल मैं और शशांक, हम 2 लोग बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे। हम लोग एक जगह पहुँचे, हमको थोड़ी सी अड़चन हो रही थी आगे बढ़ने में। वो अड़चन ये हो रही थी कि जिस वक्त 2003 के विधानसभा चुनाव में नतीजे आ गए, भाजपा का स्पष्ट बहुमत आ गया, शायद 50 सीटें मिली थी बीजेपी को और कांग्रेस की 37 कांग्रेस की 37 सीटें थी। उस वक्त कायदे से तो भाजपा की सरकार सीधे सीधे बन जानी थी, लेकिन राजनीति में अजीत जोगी रहे, उसमें बहुत सीधा सीधा कुछ हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं रहता था। तो उस चुनाव में नतीजे आने के बाद में जोड़ तोड़ करके एक ऐसी कोशिश हुई थी कि भाजपा की सरकार न बने। बड़ी दिलचस्प कोशिश थी वो, और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में अपने किस्म की वो पहली अकेली कोशिश थी जिसमें किसी पार्टी के कार्यकारी मुख्यमंत्री को पार्टी ने ही सस्पेंड कर दिया था। अजीत जोगी को किया था कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड। उस पूरे मामले के जो गवाह थे, एक बड़े अहम किरदार थे, जो गवाह भी थे और किरदार भी थे, ऐसे वीरेंद्र पांडे जी, वो आज हमारे न्योते पर यहाँ आए हैं। हम कल इनका इंतजार करते हुए इसलिए रुक गए थे कि ये रायपुर के बाहर थे। अभी ये लौट के आए रायपुर, तो आज हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र पांडे जी ने वो पूरा का पूरा दौर 2000 से 2003 का दौर भाजपा में थे उस वक्त, अब नहीं है। बाद के अरसे में इन्होंने भाजपा छोड़ी थी। तो भाजपा के बीच में इन्होंने उन तमाम चीज़ों को देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री चुनने की बात हो रही है बहुमत आने के बाद में, उसको भी करीब से देखा था। इसके बाद जोगी ने जो कोशिश की थी कुछ आदिवासी विधायकों को तोड़कर भाजपा से और भाजपा की सरकार बनने से रोक कर बलीराम कश्यप, जो कि उस समय बड़े ताकतवर सांसद थे, बस्तर के सांसद थे शायद, भाजपा के सांसद थे बड़े ताकतवर, जिनके बेटे दिनेश कश्यप बाद में सांसद बने, जिनके बेटे केदार कश्यप बाद में 2 बार 3 बार मंत्री बने। तो ऐसे बलीराम कश्यप जो हैं उनको फुसलाकर, बहलाकर, उनके साथ गठजोड़ करके जो भी कोशिश की होगी जोगी ने, वो कोशिश करके उन्होंने वहां पर भाजपा की सरकार बनने से रोकना चाहा उसको। लेकिन चाहत से क्या होता है, बिल्ली के भाग से छींका थोड़ी टूट जाता है। आजकल हालांकि फ्रिज के ज़माने में छींका क्या है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। उन लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि छींका तार से बनी हुई एक टोकरी रहती थी, जिसको ऊपर से टांग देते थे, तार का ढक्कन बंद कर देते थे। बिल्ली नीचे बैठ के देखते रहती थी कि छींके में रखा हुआ दूध दही, अगर छींका टूटेगा तो दूध दही नीचे गिरेगा तो मुझको पीने खाने मिलेगा, ऐसा बिल्ली नीचे से मनाते रहती थी। तो ये कहावत बनी थी कि बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटता ऐसा। तो ये वो वक्त था कि जोगी के मनाए भाजपा सरकार रुक नहीं पाई बनने से, लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी। क्यों शशांक, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग कल? बिल्कुल। अब मुख्य रूप से ये था कि विधायक दल की बैठक होनी थी। अब विधायक दल की बैठक के बाहर आप भी मौजूद थे, तो मुख्य रूप से दावेदार कौन थे, क्या थे, इसको लेके मैं जानना चाहूँगा। कि 4 दिसंबर 2003 को परिणाम आ गए थे पहले चुनाव के छत्तीसगढ़ के। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे विधायकों को जो विजयी हुए थे उनको पिकाडेली होटल में बुलाया था 5 तारीख को। और 5 तारीख को ये बैठक चल रही थी। उस समय के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री संगठन संजय जोशी उस बैठक में उपस्थित थे। तो ऐसे स्वाभाविक दावेदार तो वहाँ पर बने हुए थे
डॉक्टर रमन सिंह, क्योंकि उसके पहले की पृष्ठभूमि अगर आप जानेंगे, ये छत्तीसगढ़ जब बना तो पहले अध्यक्ष हुए थे ताराचंद साहू और मैं महामंत्री संगठन था। लेकिन बाद में जब अखिल भारतीय स्तर पर परिवर्तन हुआ, जना कृष्ण मूर्ति के स्थान पर कुशवाहा ठाकरे आए, तो यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ। तो उस समय 2 केंद्र में मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, रमेश बैस और डॉक्टर रमन सिंह जी। तो सबसे पहले रमेश बैस को प्रस्ताव किया गया कि आप अध्यक्ष बन जाएं। तो उन्होंने कहा मैं बनने को तैयार हूं, लेकिन मंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा 2 में से 1 पद आपको लेना पड़ेगा, अगर आप मंत्री बने रहना चाहते तो आप अध्यक्ष नहीं बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे तो मंत्री नहीं बन सकते। फिर यही प्रस्ताव किया गया डॉक्टर रमन सिंह से। डॉक्टर रमन सिंह आज्ञा पालक की तरह उन्होंने कहा जैसा पार्टी का आदेश होगा। तो स्वाभाविक रूप से कि वो अध्यक्ष होने के नाते उनका स्वाभाविक दावा बनता था। वैसे दावेदार तो और भी थे, रमेश बैस भी दावेदार थे, नंद कुमार साहब तो हार गए थे शायद, नंद कुमार साहब नहीं थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल भी, ये सब लोग, दिलीप सिंह जूदेव, ये सब लोग दावेदार थे। लेकिन मुझे वजन जो है रमन सिंह के दावे का था। हाँ, वो केंद्र ने भी चूंकि हमारी बात को इन्होंने मान लिया और अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष के नाते घूमे भी वो, इसलिए उनका ही दावा मजबूत था और वहां पर वही तय हुआ। बिल्कुल। अब जो बात आपने पूछी, तो चूंकि नीचे हॉल में बैठक हो रही थी, हम कुछ लोग ऊपर बैठे हुए थे, जिसमें मुझे कुछ नाम याद आते हैं। रमेश मोदी बेचारे अभी दिवंगत हो गए। रमेश मोदी हमारे साथ बैठे थे। अभी जो सांसद हैं सुनील सोनी वो थे, डॉक्टर कमलेश अग्रवाल थे। ऐसे 5-4 लोग हम लोग बैठे चर्चा कर रहे थे और नीचे सारी कार्रवाई चल रही थी। अचानक 4 बजे के आसपास मेरे पास एक टेलीफोन आया। उस समय पर ये लूप टेलीफोन बोलते थे ना, एक वो मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था। हाँ, वो दूसरा था जो शायद वो लैंडलाइन से कनेक्टेड रहता था, वो मेरे पास था। तो अचानक टेलीफोन आया और टेलीफोन था PR खोटे का, पुनीत राम खोटे का, जो भाजपा का सांसद थे। लेकिन चुनाव के दरमियान वो जोगी के साथ चले गए थे, पार्टी छोड़े बिना। उनका एक टेलीफोन आया, भैया आप चाणक्य की भूमिका निभा सकते हैं। मैंने कहा चाणक्य की भूमिका का मतलब? बोले आप इनको बलीराम कश्यप को मुख्यमंत्री बनाइए और पीछे से आप चाणक्य के रूप में सारी सरकार को चलाना। मैंने कहा ये कैसे संभव होगा? बोले बस आप 7-8 विधायकों को तोड़ लीजिए और बाकी को जोगी जी समर्थन दे देंगे। और जोगी केवल अपनी पार्टी का नहीं, बल्कि जो निर्दलीय जो 3 लोग हैं, निर्दलीय क्या बसपा के थे, एनसीपी के थे। हाँ, एक एनसीपी। तो बोले वो जो है आपको सबका समर्थन दिला देंगे मोदी से। मैंने बहुत तवज्जो नहीं दी कि उसको मैं जानता था कि आदमी, यानी वो जो बोल रहे थे खूंटे, वो 40 तक ले जा रहे थे मामले को। हाँ, मतलब 8 लोग टूट गए मान लीजिए। तो 37, 8, 45 और 3 वो हो जाएंगे, 35, 48 ठीक ठाक बहुमत हो जाएगा। तो मैंने उसकी बात को बहुत कान नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा बताता हूँ, बाद में बात करेंगे। उसके बाद फिर करीब घंटे भर बाद उसका फिर टेलीफोन आया। अच्छा। हाँ, वहीं हम थे, करीब 5-1 बज गया होगा, फिर टेलीफोन आया। तो मुझे लगा कुछ गंभीर मामला है। तो फिर दोबारा जब टेलीफोन आया उसका, तो मैंने कहा भाई तुम मेरी उनसे बात कराओ फिर जोगी से, और तुम एक काम करो, अभी तो नहीं, रात में मेरे से बात करना। लैंडलाइन का नंबर दिया उसको, मैंने कहा रात में मेरे को लैंडलाइन में बात करना। बोले रात को तो मैं नहीं रहूँगा भैया, मैं इधर चला जाऊँगा, उधर चला जाऊँगा। मैंने कहा भाई इस समय बात नहीं करूँ, रात में ही बात करना। तो मैंने काट दिया टेलीफोन में, अगर गंभीर होगा तो रात में इसका टेलीफोन आएगा। तो उस बीच फिर मैं जिनके बीच बैठा था वहाँ जा करके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप में से किसी के पास कोई ऐसा उपकरण मिल सकेगा जिससे टेलीफोन को टेप किया जा सके? तो सबने हाथ खड़े कर दिए, भाई ऐसा हम जानते नहीं, हमको मालूम नहीं। तो मेरे दिमाग में बात चलती रही। तो मैं करीब 7-8 बजे, करीब 7-8 बजा होगा, 9 बजा होगा, घर गया। हाँ, उसके पहले एक और घटनाक्रम हुआ। ये सब जब बात आई तो मैंने संजय जोशी को बात की। अच्छा। मैंने कहा संजय जी, वही होटल में जब इनकी बैठक लगभग समाप्त हो गई थी, तो संजय जोशी से बात की। मैंने कहा ऐसा ऐसा खोटे का टेलीफोन आया है और वो कहता है कि मैं आपकी बात करा दूंगा जोगी से,
तो मैं ऐसा करता हूँ, जोगी को किसी होटल में, वो जो ये होटल नहीं बना हुआ है वो सेमरा को क्या बोलते हैं, जो विधानसभा रोड मतलब नए रायपुर के रोड पे बाएं हाथ की तरफ, जो आजकल नाम बदल गया है, पहले ग्रीन पार्क नाम था, ग्रीन पार्क था उस समय नाम। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उसको वहाँ बुला लेते हैं, आप कैमरा वमरा वहाँ लगवा देना, तो अपन उसकी बात रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उसको सामने कर देंगे। तो उन्होंने हाँ भरी मेरे को। फिर कहा कि बलीराम को बुला लो। तो बलीराम को बुला, ये सारी बातें बलीराम के सामने हुई कि वहाँ कैमरा लग जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो शरद अवस्थी भी जो उस समय शायद वहाँ के जिलाध्यक्ष थे बस्तर जिले के, वो भी हमारे साथ उपस्थित थे। तो ऐसी उनसे बातचीत हुई, उनका मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा, ऐसा संजय जोशी ने मुझे कहा। तो बातचीत खत्म हुई तो शरद अवस्थी और बलीराम उतर के नीचे चले गए। मैं इनसे थोड़ी देर बातचीत करके कि भाई कैसा करेंगे क्या करेंगे, ऐसी बातचीत करके मैं नीचे उतरा। तो शरद अवस्थी मुझे नीचे दिख गए। मैंने कहा बलीराम कहाँ है? बलीराम तो भाग गया। मैंने कहा कहाँ भाग गया? बोले तो भनपुरी चला गया। अरे मैंने कहा ये तो इतनी बात हुई थी, भनपुरी क्यों चला गया? भनपुरी यानी बस्तर? हाँ, अपने घर उसका नहीं, रायपुर का नहीं, उसका बस्तर का भनपुरी। हाँ, भानपुरी। वहाँ चले गए। अरे मैंने कहा कैसे चले गए भाई? तो वहाँ इतनी बात हुई। तो बोले मैं ये सब झंझट में नहीं फंसता बोल के चले गए। मैंने कहा तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा, जब मैं घर पहुँचा तो खुटे का टेलीफोन आया हुआ था। मैं था नहीं घर में, तो लोगों ने बता दिया कि मैं नहीं हूँ। मुझे लगा कि मामला सीरियस है, गंभीर है, कुछ ना कुछ है। तो मेरे दिमाग में तो चल रहा था कैसा करे। तो आज तक मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, आपके पास पहली बार बता रहा हूँ। उस समय आईबी में एक एसपी थे मिश्रा, पूरा नाम तो ध्यान नहीं मुझे, मिश्रा थे, उड़ीसा के ब्राह्मण थे मिश्रा। वो चूंकि वो लोग राजनीतिक दलों के लोगों से संपर्क रखते थे, तो मुझसे संपर्क था, थोड़ी बातचीत अच्छी थी। तो मैंने उनको टेलीफोन मिलाया। मैंने कहा यार ऐसी कोई टेलीफोन टेप करने का उपकरण आप दे सकते हो क्या? बोले बिल्कुल दे सकता हूँ, मैं आदमी भेजता हूँ, आप क्या? तो उन्होंने आदमी भेज दिया, वो फ़ोन पे इंस्टॉल कर दिया। तो फिर जब इससे बात हुई मेरी खुटे से, तो मैंने कहा भाई तो मेरी बात भरोसा नहीं, तुम बात कराओ मेरी जोगी से। तो उससे बात होने को कोई 8-10 मिनट के बाद उस नंबर पे फिर कॉल आया। मैंने उठाया, मैंने बोलिए मैं अजीत जोगी बोल रहा हूँ। अच्छा। तो फिर उससे वो मेरी बातचीत चली। तो उसने कहा कि भाई ये करना है। तो मैंने भाई करना है, हो तो जाएगा, लेकिन कोई आदमी आपके साथ तैयार क्यों होगा? भाई दो बातों से तैयार हो सकता है, या तो आप उसको लालच दो कि मंत्री बनाएंगे, और दूसरा कुछ धन दो। तो धन कितना लगेगा? मैंने कहा भाई अभी इनिशियली उनको पकड़ने के लिए थोड़ा बहुत दे देंगे, तुमको भरोसा बनेगा भाई हमको पैसा मिलेगा और ये भी मिलेगा। तो और उसके बाद मैंने ये बात और कही उनसे कि भाई सोनिया गांधी की आपकी इजाज़त है कि नहीं है? उससे भी मेरी अगर बात करा सको तो बात कराओ। नहीं, ये बात मैंने उससे कही थी खुटे से। खुटे ने कहा अरे क्या बात करते हो, सोनिया गांधी तो जैसा अजीत जोगी बोलेंगे, बोले वो सोनिया गांधी उनकी बात को मानती है, बोले उनके बाहर जा नहीं सकती हो। तो मैंने इसको भी कहा भाई उसको उनका भी समर्थन चाहिए, तभी लोगों को भरोसा बनेगा। तो पैसा कितना लगेगा? 15-20 लाख रुपया अभी लगेगा। तो उनका आप 15-20 लाख में विधायक उनको नहीं, अभी पहले उनको मान लिया। नहीं, अभी थोड़ा सा बताने के लिए कि अभी हमको ये दे रहे हैं, बाद में और देंगे। लेकिन 15-20 लाख का बयाना अभी पार्षद नहीं लेते हैं। हाँ, वो समय वैसा नहीं था, वो समय गरीबा समय था, वो गरीबा समय था। तो देखिए एक बात, मैंने 15-20 लाख कहा, तो सामान्यतः आदमी देने वाला छोटी रकम को देता है, तो उसने 20 लाख भेजे। अच्छा। उसने मुझे कहा कि खुटे आपके पास पहुंचा देगा पैसा, 2 बजे तक खुटे पैसा पहुंचा देगा। कैसे पहुंचाएगा? बोले वो आप चिंता मत करो, आप टेलीफोन आ जाएगा आपके पास। और साहब फिर थोड़ी देर बाद खुटे का टेलीफोन आ गया कि वो जो सोना खान भवन है ना, खनिज भवन जो था, वो रिंग रोड, उसका घर वहीं पीछे कहीं उसका घर है। तो बोले वहाँ पर मेरा बेटा कार में आएगा और आपको पैसा दे जाएगा। मैंने कितना पैसा है? तो बोले मेरे को मालूम नहीं, मैंने गिना नहीं है, लेकिन वो जितना दिया है वो पैसा आपके पास आ जाएगा। तो बोले वो मेरा बेटा आएगा, अम्बासडर गाड़ी, उसमें खुटे जी लिखा हुआ है।
अच्छा, उस दौरान तक मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। तो हमारे मित्र थे डॉक्टर रमेश के बड़े भाई डॉक्टर सुरेश। तो उनको मैंने कहा भाई आपकी गाड़ी जरा देना, क्यों देना ये नहीं बताया मैंने, आपकी गाड़ी देना, ड्राइवर सहित भेज देना। और ड्राइवर सहित भेज दिया। जब वहाँ पहुँचे उसके 2-3 दिन बाद उसका लड़का, खोटे का लड़का, ओम प्रकाश नाम था क्या उसका, ओम प्रकाश, वो आ गया उसी गाड़ी में। तो पीछे 2 झोले रखे थे, एक नीले रंग का एक सफ़ेद रंग का। वो दोनों झोले हमारे ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में रख लिया और हम घर लौट आए। उस समय में रहता था अवंती बिहार में। अच्छा। वो मैंने घर में एक जगह रखवा दिया कि झोले को इसको छेड़ना नहीं, ये रखा हुआ है, इसको रखा रहने देना। अब मामला ये हुआ कि मैंने डॉक्टर दुबे को टेलीफोन किया, डॉक्टर राजेंद्र दुबे को टेलीफोन किया। मैंने कहा यार ऐसी बड़ी ज़बरदस्त घटना हो गई है और पैसे मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, ये टेलीफोन भी टेप हो गया था, टेलीफोन टेप होके मेरे पास आ गया। जोगी जी की जो कॉल आपको आई थी वो रिकॉर्ड थी। उस पीछे 1-2 कॉल और आई थी, इसमें ठंड है ऐसा वैसी ये बात हुई थी। तो वो कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। वो निकाला मैंने, डॉक्टर दुबे को बोला, मैंने कहा भाई ऐसा हो गया है और ये पैसे भी आ गए यहाँ पर। तो डॉक्टर दुबे उस समय से कुम्हारी गए हुए थे, तो कुम्हारी से लौट रहे थे। बोले मैं आता हूँ, घर आता हूँ। फिर वो घर आए तो उनको सारा बताया मैंने। उसके बाद फिर वो टेप को निकाल करके, कैसेट को निकाल करके मैं ले जा करके दिया संजय जोशी को। मैंने कहा ये कैसेट है। उनको पार्टी ने यहाँ मुख्यमंत्री चयन के लिए भेजा था। और राजनाथ भी था उस समय, प्रदेश के प्रभारी थे। हाँ, वो भी था, उस दिन था। उस समय तो वो पहले दिन तो मेरी भेंट नहीं हुई, दूसरे दिन जब इस कार्यालय में आए हम, ये जो ये बना हुआ यहीं पर एकात्म परिषद, ये सामने जहाँ हम बैठे हैं, हाँ, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सामने है। तो वहाँ राजनाथ से बात हुई। तो राजनाथ से ऐसी बात हुई तो राजनाथ, अरे यार तुमने बड़ा खतरनाक काम कर लिया। मैंने कहा हाँ कर लिया मैंने खतरनाक काम। तो उससे बातचीत हुई और टेप उनको पकड़ा दिया। तो टेप लेकर शायद ये लोग लखीराम जी के घर में गए। अच्छा, ये जो गीतानगर में घर है। तो ये संजय जोशी, राजनाथ सिंह, लखीराम, करुणा शुक्ला, ये सब बैठ के उन्होंने चर्चा की इस बारे में, इसको सुना। अच्छा, सुना सारे को सुना। और उसके बाद फिर लखीराम ने, जो बाद में मुझे लोगों ने बताया, लखीराम जी ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की, अरे वीरेंद्र इतना खतरनाक काम कर रहा था, पार्टी को बेच रहा था। तो उन्होंने फिर संजय जोशी ने कहा नहीं, मेरे से बात होने के बाद हुई है, बेच नहीं रहा था पार्टी को। लेकिन करुणा शुक्ला और लखीराम जी लगातार मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे कि वीरेंद्र पांडे ये बेच रहे थे। बाद में जब पता लगा उनको कि पार्टी को पता लगा है, तो उन्होंने पार्टी को बता दिया। हाँ, ये बराबर चल रही। अब ये सारा घटनाक्रम हो गया। तो उसके बाद अब सवाल आया कि आगे क्या। हाँ, तब फिर संजय जोशी से हमने बात की, भाई लखीराम को बुला, बलीराम को बुलाओ वहाँ से, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनना है। तो दूल्हे बिना बारात। अच्छा, एक और बात जो मुझे बाद में पता लगी, सोम प्रकाश गिरी तो उन्हीं के तरफ थे। तो सोम प्रकाश गिरी सवेरे सवेरे 5 बजे। नहीं, 1 मिनट, किसके तरफ थे सोम प्रकाश गिरी? अजीत जोगी की तरफ। जोगी के तरफ थे। अजीत अच्छा, जोगी की तरफ थे। एक समय बीजेपी में भी थे क्या? वो नहीं थे ना, विधायक थे। वही तो विधायक थे। फिर ठाकरे जी से अनबन हुई। तो सोम प्रकाश जी और सरदारी लाल जी गुप्ता दोनों कांग्रेस में चले गए। अच्छा, कांग्रेस में दोनों चले गए। वो दोनों स्वाभिमानी व्यक्ति है ना, जरा सा कुछ हो गया तो चले गए वो दोनों। तो ये ऊंचे कद काठी के थे, मुझको याद है। जबरदस्त आदमी थे और खूब मतलब लड़ाकू व्यक्ति थे। बहुत लड़ाकू व्यक्ति थे। अब भी तो 1.5 साल पहले। तो उनको शायद जोगी ने एक काम सौंपा कि जाओ बलीराम को पटाओ भाई। हालांकि मुझे जो बाद में पता लगे, अब उसमें कितनी सत्यता है, जोगी और बलीराम की बातचीत होती रहती थी हमेशा। एक बार ऐसा मौका आया कि जो पुराना सर्किट हाउस है ना, वहाँ मैं बैठा था। उसी समय बलीराम आए हुए थे, उनके कमरे में मैं बैठा हुआ था। तो जोगी का टेलीफोन आया तो उन्होंने बात भी की। तो उनकी, मेरे को ऐसा लगा कि इनकी बातचीत चलता रहता। तो सवेरे 5 बजे शरद रण सिंह धमतरी के, और शायद उस समय कांग्रेस के किसान मोर्चे के प्रमुख थे वो, और सोम प्रकाश जी दोनों सवेरे 5 बजे भानपुरी पहुंचे। बलीराम को उठाए। बलीराम जी बोले तुम लोग यहाँ क्यों आ गए, भागो भागो।
चले जाओ। तो बोले नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, रायपुर आऊँगा बोल के। हाँ। तो इसका मतलब है कोई ना कोई बातचीत एक कहीं चैनल चलती था रही, उनका। चैनल था वो। तो उनको वहाँ से भगाए, देखो कोई देखे नहीं, आप लोग चले जाओ। ये बाद में मुझे सोम प्रकाश जी ने बताया, बहुत बाद में, क्योंकि सोम प्रकाश जी तो हमसे नाराज हो गए थे ना जब ये सारा उजागर किया हमने। तो मेरे बारे में उनकी राय थी मेरे को धोखा दिया वीरेंद्र पांडे ने करके। गद्दार निकला मेरे से ऐसा। जबकि हमारे अपने उनके बहुत अच्छे, अपने पार्टी के साथ वफादार था और हमारे लिए गद्दार निकल गया। अब क्या है, सोम प्रकाश जी सरदार लाल गुप्ता से हमारे बहुत घनिष्ठ आत्मीय संबंध थे। मतलब उनके जाने के बाद भी हमारे बड़े आत्मीय संबंध थे। उनको लगा यार मेरे को धोखा दिया इसने करके, बहुत दिन नाराज रहे। बाद में उनको जब बलीराम अजीत जोगी की असलियत मालूम पड़ी, फिर वो ठंडे होकर के फिर साथ में फिर से पुराने संबंध हमारे बन गए। हाँ, तो उन्होंने बाद में मुझे ये बात बताई। तो उसके बाद फिर यहाँ से भी टेलीफोन गया और शायद इन्होंने भी संदेश दिया होगा, तो बलीराम वहाँ से निकले। तो हमारी भी बातचीत होती रही और इस बीच में इनकी 2-3 बार उससे बातचीत हुई, अजीत जोगी से। तो शाम के 5 बजे के आसपास वो मेरे घर के पास पहुँच गए। कौन? बलीराम जी। अच्छा। बलीराम जी मेरे घर आ गए 5 तारीख को? नहीं 6 हो गई, 5 की तो चले गए वो। 5 को तो बैठक थी, 5 को चले गए। ये मुख्यमंत्री तय हो गया, मुख्यमंत्री तय हो गया। अच्छा। तो 6 की शाम की बात है ये। 5 बजे करीब मेरे घर पहुंचे। मैंने कहा लगाओ यार आप उसको टेलीफोन अजीत जोगी को कि आगे क्या करना है, कैसा होगा, बाकी पैसे कैसे मिलेंगे, क्या होगा करके। तो उन्होंने लगाया उसको टेलीफोन। तो बोले अब कैसे मिलना, कैसे होगा? तो बोले आपको सोम प्रकाश गिरी सब बताएंगे, कहाँ आना है, कैसे आना है, ये सोम प्रकाश गिरी बताएंगे। जोगी जी ने ये नहीं पूछा आपसे कि विधायक कौन कौन तैयार कर रहे हैं? नहीं, बाद में नाम की बात हुई तो 7-8 नाम मैंने ये हुई जो मेरे ध्यान में आ गए कि ये वो जो अपना राजेंद्र पाल भाटिया और संजीव शाह, ऐसे 2-4-5 नाम 6 नाम मैंने बता दिए, इनसे से बात करूंगा मैं। उसने खोटे ने अजीत जोगी को समझाया कि भाई देखो एक ही आदमी है जो एक काम कर सकता है। वो इस समय पार्टी से बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। तो उसको लगा यही आदमी काम कर सकता है। तो उसके चक्कर में वो आ गया। वो मेरे को जानता नहीं होगा उसके पहले तक, बाद में तो ठीक से जान गया वो। और एक बात मैं उसकी मानूंगा कि वो बाद में मेरी प्रशंसा करता था। खोटे नहीं, अजीत जोगी। अच्छा, जोगी। हाँ, 2-1 ऐसे प्रसंग आए जिसमें मुझे मालूम पड़ा। तो बोले उसके जैसा आदमी नहीं मिलेगा तुमको, ऐसा अपने लोगों को बोला उसने। और वो बात मेरे तक आई। फिर एक बार ये भी मैंने शायद किसी को बताया नहीं है, इन्हीं चतुर्वेदी जी के माध्यम से बोला कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जब हमारा केस चल रहा था। मुझको ये लग रहा है उन्होंने लाइन आपके लिए इसलिए कही होगी कि रिश्वत दे वो रहे थे, आप केवल ले रहे थे पार्टी के लिए, विधायकों के लिए। बाद में फंस आप गए इनकम टैक्स के केस में, वो बरी हो गए। तो उनको लग रहा होगा कि अपनी दुम में आग लगा के लंका जलाने निकला हुआ ऐसा कोई और आदमी नहीं मिल सकता। आपके बारे में ऐसा लगा होगा उनको। बाद में उसने उनसे बोला कि मिलना चाहता, उस समय केस चल रहा था। मैंने कहा यार मेरे से क्यों मिलना चाहता, और मेरे से बोलेगा वापस ले लो, तो मैं वापस नहीं लूंगा। चतुर्वेदी ने कहा मिल लो यार, बार बार बोल रहा है मिलने के लिए, मिल लो। मैंने कहा चलो मिल लो, लेकिन वो अगर ऐसी कोई बात कहेगा तो मैं मानूंगा नहीं। बोले ठीक है नहीं, मिल लो करके। मिलने का कैसा तय हुआ, ये काफी बात की बात, बहुत बात की बात। केस चलते साल, 1.25 साल, 1.5 साल हो गया था, उसके बाद की बात है। ये बीच में प्रसंग आ गया इसलिए मैं बताया, उस मूल बात से तो कुछ नहीं है। तो साहब मिलना तय हुआ ज्ञान गंगा स्कूल में रात के 9-9:30 बजे। अच्छा। तो मैं और ये चले गए पहले चतुर्वेदी जी। बाद में इनकी वो जो गाड़ी थी ना, वो लंबी वाली जिसमें इनका वो पीछे रहता था, व्हील चेयर, तब तक व्हील चेयर पे आ गए थे। व्हील चेयर तो तत्काल बाद ही आ गए थे। तो एम्बुलेंस जैसी बड़ी गाड़ी, एम्बुलेंस वाली गाड़ी, उसमें आए ये। तो हम लोग वहाँ मिले, ऐसे मेरे को देखते एकदम हाथ बढ़ाया, दोस्ती करना है करके। मैंने कहा बिल्कुल, कोई दुश्मनी तो नहीं। मैंने कहा कोई दुश्मनी नहीं है। तो चतुर्वेदी जी बोले आप दोनों अंदर बैठ जाओ करके। हम दोनों अंदर बैठ गए। वो बोले हम आपके बीच में बात में नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उस आदमी ने मुझसे बिल्कुल नहीं कहा
कि आप ये कि आप केस वापस ले लो, उसके आप बाद बयान कोई बदल चर्चा दो, नहीं है, अपना कुछ कोई नहीं चर्चा चाहे। नहीं, बोले बस दोस्ती करना चाहते हैं, बोले हमारी आपकी दोस्ती हो जाए। अब पता नहीं उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, मैं आज तक नहीं जान पाया, लेकिन उसके बाद फिर मेरी कभी मुलाकात और कभी बातचीत नहीं हुई। हड़बड़ी उन्होंने नहीं दिखाई कम से कम, हाँ, नहीं कि दिखाई। पहली मुलाकात में ही फरमाइश कर हाँ, देते, ऐसा नहीं उसके बाद दिखाया। फिर मुलाकात ही नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, वहीं से बात खत्म हो गई। उसके पीछे मकसद क्या था आज भी मैं उसको समझ नहीं पाया। आपके दिमाग में ये आशंका नहीं आई कि वो कोई स्टिंग ऑपरेशन आपका कर रहे हो, कुछ हो? नहीं, वो स्टिंग ऑपरेशन करके मेरे को उससे फर्क पड़ता नहीं। क्योंकि आपने ऐसी कोई हाँ, बात ऐसी कोई बात करनी नहीं थी। रिकॉर्ड करना है कर लो, कर लो। हाँ, मेरा तो सारा मामला एकदम खुला रहता है, मैं इसलिए कोई बिल्कुल, दिक्कत की बात जी। नहीं थी। तो ये जो अपन बात कर रहे थे कि ये जब ये हो गया, बलीराम जी बलीराम आपके वहाँ घर से तक पहुंचे? हमारे घर तक पहुंचे, तो मैंने कहा लगा उसको टेलीफोन। हाँ। लगाया तो ये बात हुई कि सोम प्रकाश जी आपको बताएंगे कहाँ मिलना है, ठीक कैसे है। मिलना है। तो फिर सोम प्रकाश जी का टेलीफोन आया रात के, कोई मेरा ख्याल से अब समय का बहुत ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन रात थी। 8 साढ़े 8 बज गया होगा। तो बोले आप लोग अभी जो मुख्यमंत्री का निवास, उसके पहले जो सड़क है, उस समय चौड़ी सड़क नहीं थी, सामान्य सड़क थी वो, तो वहाँ बगीचे के सामने आप लोग खड़े रहना है। सोम प्रकाश जी का टेलीफोन आया था। तो बलीराम की गाड़ी थी, उनके गनमैन भी थे, उनका ड्राइवर भी था, तो हम दोनों उसी गाड़ी से वहाँ जाके खड़े हो गए। अच्छा, हाँ, मतलब वो जो इस समय सिग्नल है, हाँ, सिग्नल से थोड़ा आगे, उस समय सिग्नल नहीं था, हाँ। सिग्नल के थोड़ा आगे हम लोग खड़े हो गए। तो कोई गाड़ी आई, सोम प्रकाश जी को छोड़ा वहाँ पर, सोम प्रकाश जी आके हमारे साथ बैठ गए। अच्छा, तो उनकी गाड़ी को शायद स्कॉर्पियो थी, कौन सी थी, बड़ी गाड़ी थी बलीराम की। तो ड्राइवर के साथ सामने सोम प्रकाश जी बैठे और मैं और बलीराम पीछे बैठे, और पीछे वाली गनमैन वगैरह, पीछे उसके पीछे वाली सीट में गनमैन। मेरे ख्याल से वो टाटा की कोई गाड़ी थी शायद, या स्कॉर्पियो कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी थी वो। तो ऐसे 5-7 लोग थे हम लोग। टाटा सफारी होगी ऐसा लग रहा है शायद मुझको हो सकता सुनकर। है। हाँ, इस सफारी गाड़ी तो इसकी थी, जोगी की। अच्छा, तो बोले चलिए चलो आगे चलते हैं, वो अपने को मिलेंगे आकर के। तो हम लोग गए, धमतरी रोड में गए, उसके बाद फिर वो ऊपर वाला रोड है, ऊपर वाला करो, रेडियंट स्कूल के बगल से ऊपर वाला वहाँ पर गए और थोड़ी दूर आगे ले जाके उन्होंने खड़ा करवा दिया। अच्छा, गाड़ी को खड़ा करवा दिया, अभी आएंगे तो पता लगेगा। लेकिन अब ये क्या संजय जोशी का क्या दिमाग था कि उन्होंने पीछे कुछ चैनल वालों को भेज दिया हमारी गाड़ी के पीछे। चैनल वालों को वहाँ भेज दिया गाड़ी के पीछे। तो हमारी गाड़ी जहाँ खड़ी उसके थोड़ी दूर के पीछे ये खड़े हो गए आकर के। खरीदी बिक्री रिकॉर्ड करने, पता नहीं क्या बोल के, क्या सोच के भेजा उन्होंने। हाँ, फिर कोई हम 15-20 मिनट रुके होंगे कि देख काले रंग की बिना नंबर की गाड़ी, नई गाड़ी, और वो टाटा वाली हमको पार करके आगे बढ़ी। सोम प्रकाश जी यही गाड़ी, चलो इसके पीछे चलो। तो उसके पीछे चले तो 1-2 किलोमीटर इधर घूमना उधर घूमना, इस रास्ते से जाओ आगे जाओ, ऐसे करके गए। उसके बाद फिर उन्होंने एक जगह जाके, जब उनको हो गया होगा कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं आ रही है, तो उन्होंने गाड़ी खड़ी की। तो गाड़ी खड़ी करके तो सोम प्रकाश जी उतरे और उनकी गाड़ी में गए, बात की वहाँ। हाँ, वहाँ गए। उसके बाद हमको और बलीराम को बुलाया। हाँ, तो जब हम उस गाड़ी में पहुँचे तो उसका लड़का गाड़ी चला रहा था, अमित जोगी। सोम प्रकाश जी आगे की सीट में बैठ गए उसके साथ। ड्राइवर सीट के पीछे वो अजीत जोगी थे, उनके बगल में बलीराम बैठे, फिर उनके बगल में आप, फिर मैं बैठा और गाड़ी चल पड़ी। बातचीत होने लगी। तो फिर वही कैसे होगा, कितना तोड़ेंगे, क्या पैसा लगेगा। तो अजीत जोगी कम बात कर रहे थे, बेटा ज़्यादा बात कर रहा था। हाँ, कई प्रकार की बातें हुई। मैंने कहा भाई ये अभी अपन जैसे विधायकों को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद उनको रखेंगे कहाँ। तो अजीत जोगी पूछो क्यों अमित, कहाँ उनको रखना है। तो उसने कहा शिमला। अरे मैंने कहा शिमला चले, यहाँ छत्तीसगढ़ का आदमी इतनी ठंड पड़ती है, शिमला में आकर के मर जाएगा, वहाँ कहाँ ले जाओगे, वोट कम हो जाएंगे। कम हो जाएगा। फिर बाद में तय हुआ कि अच्छा नहीं, उसको राजस्थान ले जाएंगे। शायद राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार रही होगी। तो ये बातचीत करते करते फिर उन्होंने एक पत्र निकाला। हाँ, अजीत जोगी ने वो बलीराम को दिया, बलीराम ने मुझे दिया उस पत्र को। उसमें अजीत जोगी, अच्छा ये पत्र है ना, ये पत्र, ये पत्र, ये आपको कहाँ मिल गया। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी है ना, इन असेंबली क्या विधानसभा क्या लिखा है,
है ना, ये पत्र दिया। इस पत्र को मैंने वहीं पीछे उसकी लाइट जला करके पढ़ा मैंने। मैंने कहा अरे ये पत्र आप कैसे दे सकते हो, अभी तो आपके यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। तो आप कहे नहीं मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं कहा कि अब ज़्यादा बात करूंगा तो वापस ना ले ले पत्र को। इसको मैंने मोड़ के रखा अपने जेब में कि ये पैसा भी पहुंचा दो वापस, खत्म हो गई ये जो है पत्र को मोड़ के मैंने जेब में रख लिया। ऐसा मैंने कहा ये प्रमाण रहेगा। ये मोड़ का निशान उसी समय का है, मुझको सीधी कॉपी मिली ही नहीं है। हाँ नहीं सीधी नहीं, मैंने जेब में रखा, इसको मोड़ करके जेब में रखा। मैंने कहा कहीं वापस ना ले ले ये। वो आपके जेब में रखने का जो मोड़ है वही मोड़ इसमें अभी तक दिख रहा है। 2003 से सीधा ही नहीं हो पाया है। असल में धंधा ही सीधा नहीं था, ये पूरा काम ही तिरछा था, टेढ़ा था। हाँ तो वो मैंने जेब में रख लिया उसको। फिर बातचीत चलने लगी। फिर मैंने कहा भाई अब वो पैसे इतने से तो काम नहीं, पैसे और लगेंगे। तो बोले कितने पैसे लगेंगे? मैंने भाई कम से कम 25-25 लाख एक आदमी को देंगे तो 8 आदमी तोड़ना है, 2 करोड़ रुपया लगेगा। आप बड़ा सस्ते में बेच रहे थे। अभी तो पार्षद न बिके उतने में। ना इतने ज्यादा पार्षद खर्चा करता है। अगर पार्षद को आप 25 लाख ऑफर करोगे तो कहेंगे कि आजकल वो नया जो मेरी कोई इज्जत नहीं, नया सिस्टम जो बन गया है महापौर चुनने के लिए, पार्षद पूरा खर्च निकाल लेते हैं और आगे के लिए इंतजाम कर लेते हैं। तो बातचीत में जो बात मुझे लगी, एक तो बहुत कम बोल रहे थे अजीत जोगी, कुछ पूछना होता था बेटे से पूछते थे। जब ये सारी बातचीत हो गई कि आपको रात को बाकी पैसा और मिल जाएगा, 1-1.5 करोड़ रुपया और मिल जाएगा, 45 था ही, तो उसको 2 करोड़ पूरा कर देंगे। 45 कैसे हुआ? आप नहीं सुनो ना, 45 अभी और दे देंगे बोले। अच्छा, तो अभी और 20 हमको पहुंचा दिया था। और जब हम जाने लगे तो फिर वापस हम लोग, वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे हुआ वो। तो बोले आपको 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा। आप जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी रकम से खेल रहे थे क्या? हाँ शायद, उसके पहले कभी इतनी बड़ी, इसके पहले इतना बड़ा रकम का काम नहीं पड़ा होगा। वैसे हमारे यहाँ धंधा वगैरह तो होता था, लेकिन उस समय इतनी बड़ी रकम होती नहीं थी। हमारे यहाँ तो मालिक मगूजा का भी काम हुआ, तो कभी भी इतना बड़ा पैसा उस समय भी नहीं था। तो साहब बातचीत में एक बार उसने, अमित जोगी ने कहा बलीराम जी को, बलीराम जी मुख्यमंत्री बन के हमको भूल तो नहीं जाओगे? अच्छा। फिर एक बात और उसने कही, बड़ी जायज उम्मीद थी। जायज उम्मीद थी। इतने पूंजी निवेश के बाद में अगर भूल जाते। एक बात और जो उसने कही, बोले सरकार तो किसी भाव में महंगी नहीं है। अच्छा, ऐसा? ये वाक्य भी बातचीत में एक बार उसके मुंह से ये भी निकला। ये भी बात सही है। सरकार किसी भाव में से एक भी बात उसकी नाजायज नहीं मानूंगा। बुद्धिमान आदमी है वो। बुद्धिमान आदमी। अब किस डायरेक्शन में बुद्धि चल रही है वो एक अलग बात है, अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। वो तो देखिए, मैं कहता हूँ ये जो अजीत जोगी भी है, मैं जरा उसके चरित्र और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश किया, तो मुझे लगा कि भाई बहुत शुरुआती जो दौर था अपने यहाँ, भाई एक जिले को राज्य बनाना, बिल्कुल, राज्य की राजधानी बनाना, बिल्कुल, तो उसके अंदर साहस भी था, समझ भी थी। बिल्कुल। उन्होंने एमपी भी को तोड़, हाँ वही बात। हाँ, और पूरा सीएससी भी बनाया, पूरा जो प्लांट है सब अपने कब्जे में ले लिया, राज परिवहन को खत्म किया। तो मतलब राजनीतिक कौशल भी था और प्रशासनिक कुशलता भी थी, हिम्मत भी थी। बताएं, साहस और समझ, बड़ी हिम्मत, साहस और समझ, राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक कुशलता। भाजपा विधायक दल को जिस तरह से तोड़ा, छोटी बात नहीं थी। लेकिन वो सब के बाद भी रचनात्मक नहीं था, वो नकारात्मक था और प्रतिशोधी था। लेकिन मैं अगर 3 मुख्यमंत्रियों के बीच में वो करूं, तो मुझे लगता है कि कुछ मामलों में अपना भूपेश बघेल ये वो बारीकी से काटता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हतोत्साहित करना है तो नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय की बिटिया को जो जनपद में है उसको कांग्रेस में ले आओ, 13 विधायकों को तोड़ दो ताकि इनका मनोबल टूट जाए। अपने लिए सीट खाली कराना है तो बीजेपी एमएलए नहीं तो कोई भी, कांग्रेस का कोई भी खाली कर देता, कोई भी कर देता, रामदयाल उइके से खाली कराना। तो ये वो जरा बारीकी से करता था। और ये हमारे भूपेश बघेल अड़ियल है, ये है तो मतलब आक्रामक है, लेकिन इसमें कौशल नहीं है।
बुद्धिमत्ता वाला मामला नहीं है, लेकिन वो अड़ियल मामला है कि मैं करूंगा साला, चाहे परिणाम चाहे जो हो जाए। वो परवाह नहीं वो करता, परवाह नहीं करता है। ये वो साहस है, उसका दुस्साहस कह सकते हैं। इसके पास साहस था, इसके पास दुस्साहस है। तो लेकिन जो ये बीजेपी एमएलए को तोड़ के और सरकार बनाना और बिना सोनिया की मंजूरी के सोनिया का नाम बोल देना, हाँ, और ऐसी चिट्ठी दे देना, ये छोटा दुस्साहस नहीं, दुस्साहस, हाँ, ये ना। मैं आज अगर कल्पना करूं कि भूपेश बघेल की इस 3 तारीख को अगर बहुमत ना आए, हाँ, आपको लगता है कि भूपेश बघेल ऐसा चिट्ठी लिख के कोई करेंगे? नहीं कर सकते। पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा कुछ करेंगे, सोनिया का नाम ले लेंगे? तो मुझको लग रहा है कि आपका दुस्साहस का आकलन जो है ना, जोगी के लिए थोड़ा नरमी आप बरत रहे हो। वो ज्यादा दुस्साहसी थे। कांग्रेस में किसी जुर्म को करते हुए सोनिया गांधी का नाम ले लेना, मुझको लगता है इससे बड़ा दुस्साहस कुछ नहीं हो सकता। ठीक बात है, जो वो 2003 में कर चुके हैं। उस समय उनके पास 37 विधायक थे। अभी भूपेश के पास 67 विधायक थे पिछले चुनाव में, है ना? और आज और ज्यादा 71 हो गए। तब भी ये इतने दुस्साहस नहीं करेंगे। ठीक नहीं, वो पूरी योजना कर लेता था ना। अगर सोनिया गांधी कल को पूछेगी तो क्या कहेंगे? नहीं, ये वैसे बोल रहे थे तो मैं भी सोच रहा था, तो मुझको लगा नहीं, जोगी जी को हमको कम नहीं आंकना चाहिए। वो आज बीच में नहीं है हमारे, वो आके बोल नहीं सकते कि भाई आप मेरे को कम आंक रहे हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मेरे उनसे बड़े निजी संबंध रहे, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं कहूँ। हालांकि ये पूरी घटना जो है ये मुझको नहीं मालूम थी। मुझको ये टीवी पे जेटली को देख के पता लगा, आपको देख के पता लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये खरीदी बिक्री और सरकार को रोकना और ना बनने देना, ये साजिश मुझको पता नहीं लगी थी। मेरा चुनाव के 15-20 दिन पहले उनसे एक मतभेद हुआ था, और मैं उसके बाद उनको बोल के निकला था कि मैं जीवन में आपको दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। और मैं उनसे जीवन में दोबारा कभी नहीं मिला। सुख दुख सब आए गए, उनके भी मेरे भी, मैं उनसे कभी नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ, जब ये गाड़ी चलती रही, सारी बातचीत हो गई कि आपको पैसा मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? बोले आप वहाँ जा कर के जो स्कूल था ना, कौन सा, रेडियंट के सामने खड़े हो जाना, आपको मिल जाएगा। जब हम फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा आगे चले तो हमको उन्होंने एक जगह उतार दिया। हमारी गाड़ी पीछे पीछे थी उनके, तो गाड़ी उतार करके वो मोड़ करके अपना चले गए। तो मेरे को एक बात बड़ी दिलचस्प लग रही है, ये पूरी साजिश जो थी जोगी की बनाई हुई और फिर आपकी बनाई हुई, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बना रहे थे। जोगी बना रहे थे बीजेपी की सरकार रोकने के लिए, आप बाद में साजिश में प्लेयर बन गए जोगी को ट्रैप करने के लिए। इस पूरे सिलसिले में मुझको 2 स्कूलों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है। आपकी और जोगी की मुलाकात ज्ञान गंगा में हुई और आपका पैसे का लेन-देन रेडियंट के पास हो रहा था। मुझको ये समझ में नहीं आया कि ये प्राइवेट स्कूलें जो हैं, ये स्कूल कैसे इसमें कहानी में आते जा रही है। तो चलिए, फिर क्या हुआ, हमको उतार दिया, मेरे को और बलीराम जी को। तो उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई, मैं और बलीराम जी बैठ पीछे आपकी गाड़ी जो थी उसमें बैठ करके हम वापस आकर के रेडियंट स्कूल के सामने, जैसा उन्होंने बताया था, आके हम खड़े हो गए। तो वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी थी। तो बाद में किसी ने बताया वो ढेबर का कोई भाई था। अच्छा। तो उसने हमारे गाड़ी में लाके थैला रख दिया। यानी ये परिवार जो है, ये 2003 से 2023 हो गया, अभी तक झोला थैला चल ही रहा है। अच्छा। तो वो रख दिया, वो पीछे जो गार्ड बैठे थे उन्हीं के पास वो थैला रख दिया। शायद बताया या नहीं बताया, 25 लाख हैं ऐसा कुछ बताया। तो फिर हम वहाँ से थोड़ा सा खड़े थे हम, तो सोम प्रकाश जी आते हुए दिखे। आगे हमसे बढ़ के सोम प्रकाश जी को उतार दिया। अच्छा। हाँ, कि आप इनके अच्छा, वहाँ से उनको भी उतार दिया। पहले तो हम दोनों को उतारा, और फिर हमारी गाड़ी को क्रॉस करके आगे बढ़ गए वो। और कुछ और कहना होगा, कुछ कहना होगा, जो कुछ भी होगा। तो सोम प्रकाश जी फिर हमारी गाड़ी में आके बैठ गए, फिर उनको हमने काली गाड़ी में उतार दिया। अच्छा। और वहाँ से हम लोग सीधे आ गए कार्यालय। आप कालीबाड़ी जो बोल रहे हैं, कालीबाड़ी स्कूल में उतारे? हाँ, वही पास, ये भी स्कूल आ गया, कालीबाड़ी के पास उतार दिया। उनको उतार दिया और हम लोग सीधे कार्यालय चले आए। तब तक हमारी बातचीत हो गई थी कि वो अरुण जेटली आ गए हैं, सब हो गया करके। और मेरे घर से वो दोनों झोला वो
वो पटेल जो थे ना, रंजन रंजन पटेल दोनों झोले मेरे घर से ले जाके संगठन मंत्री थे उस समय। मंत्री थे, वहाँ ले जा दिए। फिर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सारा फिर सामने आ गया। ये बीजेपी ऑफिस में ही हुई थी? हाँ, इसी ऑफिस, एकात्म परिसर में हुई थी उस समय। तो अरुण जेटली जी ने समझा था केस आपसे पूरा? हाँ, थोड़ी सी बातचीत हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कि क्या क्या हुआ है, उन्होंने पूछा था। वो क्योंकि ये कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। नया पैसा जो आप लाए थे ये बिल्कुल ताजा था। वो ताजा था, वो उनकी गाड़ी में ही था। तो इसकी जानकारी जो है अरुण जेटली जी को डिटेल नहीं रहे होंगे? नहीं, हमको भी नहीं मालूम है कितना है, 25 लाख का है, क्या है करके। वो लाके सब उलट दिए गए वहाँ पर, टेबल पहले टेबल पे उलट दिए गए, और फिर टेप को चलाया गया वहाँ। हाँ, टेप को मुझको याद है जेटली जी ऐसा मजा लेते हुए ऐसा सिर हिला रहे थे उसमें। फिर अरुण जेटली की सलाह से फिर रात के 1 बजे वहाँ ACB में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, वो रिपोर्ट लिखाने चले गए, मैं और बलीराम। हम दोनों के दस्तखत से रिपोर्ट डाली गई, पैसा उनको दिया गया। फिर 7 तारीख को फिर शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद फिर दूसरे दिन शायद CBI की जांच की इन्होंने घोषणा कर दी, तो पैसा CBI के पास चला गया। CBI को केस देने की घोषणा रमन सिंह सरकार ने की। हाँ, रमन सिंह सरकार ने की। ये जांच CBI को हम दे रहे हैं। उस दिन 2 घोषणा हुई थी, एक तो जग्गी हत्याकांड की घोषणा, वो भी CBI को दी। अच्छा, इसमें ये मुकुंद हम्बर्डे का दस्तखत है, ये कौन है? ये बाद में जब वहाँ जमा किए ना, तो ये गवाह के रूप में हुए। अच्छा, ये इसमें ये CBI का नंबर है, एग्जिबिट नंबर, मेरे ख्याल से कोर्ट में जो पेश हुआ है ना, ये नंबर D7। क्या वहाँ कई लोग थे ना, तो गवाह के रूप में दस्तखत थे दोनों। ये प्रोफेसर थे। वही हाँ, ये प्रिंसिपल होके रिटायर हुए शायद, ये ऐसा कुछ था। और नहीं, प्रिंसिपल नहीं हुए, वो नहीं हुए, बाद में प्रोफेसर थे। हाँ, प्रोफेसर थे, साइंस आर्किटेक्चर में थे शायद। हाँ, एक आयोग नहीं, साइंस आयोग क्या था ना, उसमें मुझको ऐसा पड़ रहा है कि ये कुत्ता घुमाते मुझको दिखते हैं अभी रविशंकर दिखते होंगे, कैंपस में गुरुजी जैसी दाढ़ी रखे हैं, दिखते हैं मुझको अभी। हाँ, रिटायर हो गए अब तो ये केस जो है वहाँ दे दिया गया CBI को। फिर क्या हुआ? CBI ने आपसे बयान वगैरह लिया? हाँ, बयान लिया ना। तो जो आपने अभी बताया है, सब बताया, इस तरह की जितनी जानकारी थी वो सब बताया। ये जानकारी और कुछ उस वक्त आपको याद होगा? उसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ घटना। हाँ, अब देखिए कैसा मामला है ये। इनकम टैक्स में बाद में इनकम टैक्स वालों का नोटिस आया। हाँ, तो इनकम टैक्स में तो पैसा आप लोगों ने क्या ACB को जमा कर दिया, ACB वालों ने फिर CBI को दे दिया। CBI को जब CBI को केस ट्रांसफर हो गया तो CBI के पास फैला गया पैसा। इस बीच में क्या हुआ, एक पवन जैन करके एक इनकम टैक्स के यहाँ थे, तो उनसे मेरी थोड़ी जानकारी थी, वो रायपुर के इधर के रहने वाले थे, तो जानकारी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक पत्र लिखो इनकम टैक्स को कि भाई जोगी ने मेरे को 45 लाख रुपए दिए थे, और ये 45 लाख रुपए उन्होंने अपने रिटर्न में दिखाया है कि नहीं दिखाया है। अच्छा, तो ये साले आबेल मार की बात हो गई है। मैंने उसको दे दिया उनको। तो उनके यहाँ कोई सिस्टम है कि किसी पैसे का जब कोई मालिक तय ना हो तो जिसके पास से मिला नहीं है, तो दोनों लोगों, जैसे मैंने तो शिकायत की, तो मेरे ऊपर उसके ऊपर एक सब्सटेंसिव एक प्रोटेक्टिव ऐसा करके असेसमेंट करके छोड़ देते हैं वो। कि भाई कल को तय हो गया कि ये पैसा इनका नहीं इनका है, तो उनसे वसूल कर लेंगे। तो दोनों को लगा के छोड़ देते हैं। तो ऐसा लगा के उन्होंने सस्पेंड अकाउंट सस्पेंड पड़ा रहता है कि भाई जिस दिन CBI का मामला तय हो जाएगा वो जाएगा, तो जिसका पैसा निकलेगा उसको कर देंगे। ठीक है साहब, वो पड़ा रहा। औरत नहीं है, आ गया इनकम टैक्स कमिश्नर। अच्छा, तो मैं जिनके यहाँ चार्टर अकाउंटेंसी करता रहा, माहौर साहब का देहांत हो गया। तो उनका लड़का अभिषेक, वो पहले इंजीनियर था, अमेरिका वगैरह में था, उसके बाद उसने चार्टर अकाउंटेंसी की, तो उनकी फर्म को वही संभालता है। तो वो हमारे केस को देख रहा था। तो एक दिन उसका टेलीफोन आया, बोले अंकल पैसा मांग रहा है एक केस को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, मैंने कहा साला मैं घूस दूंगा, घूस के खिलाफ मैं लड़ता हूँ, घूस नहीं दूंगा। बोल दो नहीं देंगे करके। तो उसने बोल दिया उसको नहीं देंगे पैसा करके। तो
उसने कहा नहीं मैं रिश्वत नहीं मांग रहा हूँ, मैं वो आंध्र प्रदेश में मंदिर बनवा रहा हूँ, मंदिर के लिए चंदा। तो मेरे को फिर उसने कहा, मैंने कहा साले उसको बोल दो जा करके घूस के पैसे से नहीं बनता और मैं पैसा नहीं दूंगा। तो साला डर गया वो। तो फिर मेरे से मिलने आया उनके यहाँ महावर साहब के यहाँ। तो बोले नहीं मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं तो यूँ ही बोल दिया ऐसा ऐसा करके। वो सुना होगा मेरे बारे में कहीं। हाँ, कि थोड़ा पंगेबाज आदमी है, इनसे उलझना भारी पड़ेगा। तो बाद में क्या किया उसने, साला पैसा खा गया, बहुत पैसा खाता था बोलते हैं वो। और अभी उसके ऊपर इंक्वायरी भी चल रही है। तो शायद जोगी से पैसा खा गया होगा, तो जोगी को उसमें से केस में से हटा दिया। अच्छा। मेरे ऊपर लग गया ये। तो फिर हमने ट्रिब्यूनल में अपील की, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। हाँ। अपील की तो 1 साल 6 महीना चला वाला, फिर वो हमारी तरफ से ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब ये सब हो गया, तब इनकम टैक्स को तो कहीं इधर से, वो तो जोगी मर भी गया। हाँ। और ना उससे पैसा मिला ना हमसे पैसा मिला। पैसा तो हमारे पास था ही नहीं, पैसा तो वहाँ था। कुछ लोग मेरे को बोले यार तुम बोल दो ना कि सीबीआई के पास है, उसमें से ले लो पैसा और बाकी बचा हुआ हमको दे दो। मैंने कहा मैं ऐसा बोलूँगा तो इसका मतलब है कि साला मैंने ये सब षड्यंत्र किया हुआ है, तो मैंने कहा ये मैं क्यों करूँगा। तो साहब ये मामला ख़त्म हो गया था, तो डिपार्टमेंट ने ट्रिब्यूनल के सामने फिर से अपील की उसके फैसले के खिलाफ। हाँ, उसके फैसले के खिलाफ कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया। हमारी रिकवरी कहाँ से होगी टैक्स की। तो जो ट्रिब्यूनल में क्या होता है, 2-3 आदमी होते हैं। हाँ। एक इनकम टैक्स का आदमी होता है। हाँ। एक जुडिशरी से होता है। और एक आध आदमी, ऐसे कोई 3 लोग रहते हैं या 2 लोग रहते हैं। तो बात जब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सारी बात रखी, भाई इनका तो कोई मामला ही नहीं बनता है, ये सब कुछ है, तो उन्होंने हाँ ठीक है आपका कहना सही है, इसको हम ख़त्म कर देंगे, ऐसा कुछ बर्बली जो बोला। लेकिन बाद में साला उन्होंने कह दिया कि नहीं ये ख़त्म नहीं होगा तो चलेगा, इनकी बात को भी हमको सुनना पड़ेगा। तो साले फिर से अभी निकाल दिए हैं। अभी ये 15-20 दिन पहले की बात है। अब फिर इनकम टैक्स का नोटिस झेल रहे हो आप? हाँ, 21,41,000 रुपया लग गया, उसमें ब्याज लग रहा होगा। अच्छा, इस बीच में एक और घटनाक्रम हुआ। क्या? एक संजय जैन है राजनांदगांव के, वो दिल्ली में रहते हैं, भाजपा के इस सब में रहते हैं। मैं तो भाजपा छोड़ चुका था। तो उन्होंने कहा चलो यार एक बार जेटली जी से मिल लेते हैं। जेटली जी जीवित थे उस समय और मेरे फाइनेंस मिनिस्टर थे और आपके साथ में नोट का ढेर लगा था। तो ये मेरे ऊपर नोटिस आ गया सब 21,41,000 रुपये जमा करो करके। और मैंने कहा मैं नहीं जमा करूँगा। तो और जमा करने के लिए क्या था कि 7 लाख रुपया मुझे जमा करना था उसमें। तो 1-1 लाख रुपया करके 7 महीने में जमा कर सकते हो, बोले तब आपकी अपील को सुना जाएगा। हाँ। मैंने कहा मैं नहीं जमा करूंगा। तो मैंने पूछा क्या होगा, बोले आपकी संपत्ति को कुर्क कर लेंगे, बैंक खाते को कर लेंगे। मैंने कहा कुछ भी कर लें, मैं नहीं दूंगा, इनको जो करना हो करें। तो फिर वो मैं दिल्ली एक बार, संजय जैन ने कहा चलो एक बार, उसके जेटली से परिचय था उसका भी, तो बोले चलो मिलने चलते हैं। तो मैंने एक पत्र बनाया, पत्र बना करके मिलने चले गए। ये संजय जैन वही है क्या, बृजमोहन अग्रवाल का? हाँ, बस वही दुबला सा वही बृजमोहन का भी काम देखता है, याद आ गया मुझको। वही आजकल बृजमोहन से भी थोड़ा सा है ना, मैं कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। उसको पर्यटन में भी कुछ काम वाम दिया था उसने। है राजनांदगांव का खिलाड़ी है वैसे। तो उसने कहा भैया चलो मिलते हैं चल के। मैंने एक पत्र बनाया। तो संयोग ये था कि उसी दिन वो अमेरिका से लौटे थे, जेट लैग लगा हुआ था, सो रहे थे। तो उसके पीएन का साहब उठेंगे तो मैं आपसे मुलाकात करवा दूंगा। मैंने कहा यार मैं हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ, 5 बजे तक मिल जाएंगे तो ठीक है, और नहीं मिलेंगे तो मेरा ये पत्र है। तो उस पत्र में मैंने लिखा, प्रिय अरुण जी, मुझे भरोसा है कि आपको याद होगा कि घटनाक्रम आप आए थे और ये सब हुआ था, और अजीत जोगी का मामला हुआ था। 45 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए थे और उस पर मेरे को इनकम टैक्स लग गया। तब से फ़र्क इतना हुआ है कि मैं भाजपा में नहीं हूँ और अजीत जोगी अब भाजपा के मित्र हैं। तो मुझे आशा है कि आप चूँकि सब कुछ जानते हैं तो इस मामले को देखेंगे, और फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकेंगे तो फिर मेरा लड़ने का स्वभाव है, मैं लड़ूंगा। ये करके पत्र छोड़ आया था। तो शायद इन्होंने कुछ कहा होगा, तो 2-3-4 साल चुप रहे, तो अब फिर से शुरू किया है उसको इन लोगों ने। हाँ, फिर से नोटिस ये हुआ है सब।
यानी ना कांग्रेस साथ में ना भाजपा साथ में। दोनों पार्टियों देखिए, आप देखिए, इन लोगों ने कभी मेरे को झूठे मुंह से भी नहीं पूछा। ये बतलाइए वीरेन भाई, सीबीआई ने क्या किया? मैं न्यूज़ देख रहा था, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी कोर्ट में। तो क्यों इंक्वायरी क्लोज कर दी? क्या था मामला? क्यों आगे नहीं जांच कर पाए वो? भाई, पहले तो वो कह रहे थे जो नोट का सोर्स ढूंढ लेंगे कहाँ से आया, उसमें सब वो तो था ही। हाँ, बैंक का था, धमतरी के बैंक की स्लिप थी। हाँ, तो पता कर लेंगे। बाद में पता नहीं ऊपर से कोई बत्ती पड़ी हो, हाँ, कुछ हुआ हो। दिल्ली में यूपीए गवर्नमेंट आ गई थी। हाँ, बिल्कुल आ गई थी। तो कोई ना कोई इसके संपर्क तो सबसे थे ही। हाँ, तो उसने कुछ रोका रखा होगा वहाँ पर, उस वजह से। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आपकी देखी हुई याद नहीं पड़ रही? नहीं कि क्यों बंद किया था उसने? ये तो लेकिन न्यूज़ में दिख रहा है मुझको, ये 2012 की न्यूज़ है ये। 23 अगस्त 2012 टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है कि लोकल कोर्ट जो है रायपुर का, जिसमें सीबीआई की स्पेशल जज रजनी दुबे के बाद होता आ गया था। अच्छा, इसमें रजनी दुबे का नाम था कोर्ट का? पहले शुरू में रजनी दुबे थी। हाँ, बाद में उसका ट्रांसफर हो गया, वो हाई कोर्ट चली गई। अच्छा, तो फिर एक होता करके आ गए थे। तो वहाँ से ऑर्डर हुआ है सीबीआई को कि आप कंप्लेनेंट थे इस मामले में और आपको इसके क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी और रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिए जाएं वीरेन पांडे को। ऐसा था। आपके वकील इसमें समाचार के मुताबिक NN चतुर्वेदी थे। जी थे। तो ये कॉपी आपको याद नहीं पड़ रहा? कि याद नहीं पड़ रहा है। मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे को ध्यान में नहीं है। अगर होगा तो मैं देखता हूँ, फिर अपन एक बार फिर बैठ लेंगे उसको देखिएगा। अगर होगा मैं तो देखो, मेरे को उन्होंने कागज सारे मेरे को दे दिए थे। हाँ, और मैंने शायद रख भी रखे हैं। हाँ, तो मैं एक बार पलटूंगा। ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि सीबीआई किसी किनारे क्यों नहीं पहुंच पाई। मुझको क्यों ऐसे याद पड़ रहा है कि इसमें विधायक खरीदी बिक्री इसलिए लागू नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल ध्यान में आ गया। नहीं, इन्होंने हाँ यही कहा कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। तो हमारे वकील ने भी कहा और हमने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है कि पब्लिक सर्वेंट होंगे ये। नहीं, शपथ लेने के बाद ये विधायक बने रहे थे, अभी निर्वाचित थे। नहीं, निर्वाचित नहीं थे, लेकिन जिनका चुनाव घोषित हो गया वो ओथ नहीं लिया है। हाँ, फिर भी वो पब्लिक सर्वेंट हैं। हाँ, मुझको डाउट है इसमें जरा। मुझको ऐसा इसमें हाँ यही बात उसमें लिखी है। मुझको ऐसे पता नहीं उसमें यही लिखी है कि ये चूंकि पब्लिक सर्वेंट नहीं है इसलिए इनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं है, बल्कि सिफारिश है कि मेरे खिलाफ केस किया जाए। तो उस जज ने बड़ी मेहरबानी की मेरे ऊपर कि मेरे ऊपर उसको केस नहीं की, खारिज कर दिया। ऐसा? हाँ, नहीं तो अभी हम मुलाकात के मिलने आए रहे थे आपसे। वो स्थिति अच्छा, वहाँ रिकॉर्ड भी करने नहीं मिलता इंटरव्यू। मतलब सीबीआई को ये लिखने की क्या जरूरत थी, लेकिन लिखा सीबीआई ने। मेरे ख्याल मैं देखता हूँ होगा कहीं ना कहीं। देखिएगा जरा कागज। उसमें उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर केस चलना चाहिए करके। मुझको जो ध्यान पड़ रहा है, जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि एक बड़ी साफ साफ बात रहती है कि विधायक या सांसद चुन लिया जाना, ये एक बात रहती है। उनका शपथ लेना, उस दिन से उनका कार्यकाल शुरू होता है। जैसे अभी की बात है, आज की, तो आज जो विधायक चुन लिए जाएंगे। लेकिन साहब, जिस समय की ये घटना थी उस समय वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे। वो थे। हाँ, ये नहीं थे। वो तो खरीदार थे, जिनको खरीद रहे थे। हाँ, वो आम आदमी थे। चावड़ी में जैसे आप मजदूर नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये तो अजीत जोगी के लिए कहा ना कि ये चूंकि नहीं, वो तो पब्लिक सर्वेंट थे। हाँ, पब्लिक सर्वेंट खरीदने का केस नहीं बना। चावड़ी से जैसे मजदूर ले जाते हैं ना, ऐसा था। शपथ नहीं लिए थे। शपथ नहीं लिए थे। विधायकों की शपथ अगर हो गई रहती तो विधायक सांसद खरीदने वाला कोई कानून लगता, ऐसा मेरा अंदाज है। ठीक से मुझको नहीं मालूम है। वो उसका उल्लेख नहीं, उसका उल्लेख ये कि तो कार्यकारी मुख्यमंत्री थे ही। यही हमारा यही कहना था कि वो उसके बारे में लिखा ना कि ये नहीं थे। हाँ, वो विधायकों के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि विधायक तो कोई अस्तित्व में थे ही नहीं जिसको हमको खरीदना था। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि सीबीआई का क्योंकि ये जो नाम हमने बताए थे ना 7-8, उनसे भी उन्होंने सीबीआई वालों ने पूछताछ की थी। ये देखना पड़ेगा कि यूपीए का तोता जो था उस समय, वो उसने क्या लिखा था क्लोजर। वो मेरे ख्याल में देखता हूँ, शायद कहीं होगा। ये बात बोलने से ध्यान में आया मेरे कि ये उसने लिखा था कि चूंकि पब्लिक सर्वेंट नहीं थे इसलिए इनके ऊपर किस प्रकार का कोई केस नहीं बनता।
उस दिन के बाद से अभी तक अमित जोगी से आपकी कहीं कोई बात अमित जोगी से मेरी पहले भी कहीं मुलाकात नहीं, पहले अनायास रेलवे स्टेशन मेरा परिचय भी नहीं, सीधा परिचय भी नहीं है परिचय। ये पार्टी के लोगों का क्या रुख था 2008 तक? तब तो अब तो पार्टी में थे, वित्त आयोग में नहीं बताया नहीं, कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये क्या मामला चल रहा है, क्या मतलब रमन सिंह ने भी कभी नहीं पूछा। अच्छा। एक आध बार कमलेश ने कहा था कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कुछ सहायता की ज़रूरत है क्या, मैंने कहा मुझे किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा फिर सहायता ने लीगल एड, कोई कानूनी मदद या कोई वकील की फीस ऐसा कुछ रहा होगा मतलब उनका। ये वो वाया मीडिया आया, मतलब सीधे, वैसे मेरी कई बार भेंट हुई लेकिन कभी सीधे बात नहीं की। हाँ, लेकिन कमलेश अग्रवाल उनके कमलेश अग्रवाल ने थे, एक बार मुझे कहा है, जायज प्रतिनिधि थे, कोई उड़न टप्पू नहीं है वो। खैर वो मेरे मित्र भी हैं। हाँ। तो लेकिन उसके बाद भी कभी नहीं। अभी ये जो नया मामला आ गया, मेरे चार्टर ने कहते भैया यहाँ से लड़ने के वजह आप एक बार हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट जाओ मतलब पैसा लगता है ना, देखते हैं जो होगा। ये स्थिति है अभी। ये आपने सुना ये दिलचस्प मामला, ये वीरेंद्र पांडे जी की मदद के बिना ये बात नहीं हो सकती थी यहाँ पर। इसके साथ ही ये सिलसिला खत्म होता है कि जोगी की क्या कोशिशें थीं, किस तरह से वो किस हद तक आगे बढ़ी। बड़ी विचित्र बात है, 2-3 स्कूलों का जिक्र आ रहा है इस कहानी में। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि ये कैसा स्कूली पाठ्यक्रम है, कैसा स्कूली मामला है ये। कहीं रेडियंट, कहीं ज्ञान गंगा, कहीं कालीबाड़ी स्कूल के बाहर उतार दिया किसी को, कहीं चढ़ा लिया, कहीं उतार दिया, कहीं नोट चढ़ा दिया। बड़ा विचित्र मामला है। क्यों है स्कूल का ये मैं नहीं समझ पाया हूँ। स्कूल के बच्चे इस तरह की हरकतों से दूर रहें। राजनीति आगे की कॉलेज के समय की चीज़ है। फिलहाल मुझको लगता है एक वक्त ऐसा है कि हम इस बातचीत को यहाँ पर ख़त्म करें। अजीत जोगी ने जो किया, जिसमें वीरेंद्र पांडे किरदार थे, जो आज तक भुगत रहे हैं इस मामले में अपना हाथ डालने के लिए, इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं किसी के फटे में पाँव मत अड़ाया करो। हवन करने के लिए हवन करते अपना हाथ नहीं जलाना चाहिए। इनके दोनों हाथ आपको दिख रहे हैं लेकिन दोनों झुलसे हुए हैं पार्टी का भला करने के लिए। एक मिनट आपको बीच में टोक रहा हूँ मैं, लेकिन देखिए अजीत जोगी का आतंक बहुत था। हाँ। लेकिन ये सारे घटनाक्रम में मैं इतना शांत चित्त था, कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। इसका बहुत बुरा परिणाम भी हो सकता है। हाँ। कभी नहीं लगा। हाँ। मतलब मन में किंचित कभी भय भी नहीं आया। हाँ। जबकि दहशत में रहते थे लोग, उनके विरोधी दहशत में रहते थे, और आप तो सीधा आग से खेल रहे थे। अब जरूरत नहीं थी वैसे कोई। हाँ, जरूरत नहीं थी वैसे कोई। हाँ। क्योंकि पार्टी में उस समय तक मेरे बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन चूंकि और जितना 20-25 लाख आपके घर पहुंचा था, कोई रसीद तो दी नहीं थी आपने। उस पूरे एपिसोड को सब लोग भूल जाते तो भी ठीक रहता। हाँ, आराम से भूल सकते थे। तो ये बातचीत बड़ी दिलचस्प है। इस बातचीत को हम यहाँ पे रोक रहे हैं आज। रमन सिंह की सरकार कैसे बनी, क्या हुआ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कल या और आने वाले दिनों में बात करेंगे। वीरेंद्र पांडे जी के बिना, जो कि खुद गवाह नहीं थे बल्कि किरदार थे, इसके खिलाड़ी थे। ये जो मैच चल रहा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर, उसमें खिलाड़ी थे ये। इनसे बातचीत के लिए हम कल से इंतज़ार कर रहे थे। आज इनके आने के साथ ये बातचीत पूरी हुई है। आपको अगर हमारा ये सिलसिला अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। सब तरह की टिप्पणी आप कर सकते हैं, शिष्टाचार और साफ सुथरी भाषा के दायरे में। हमको उससे कोई परहेज नहीं होता है। और आप अपने दोस्तों को भी इसका लिंक बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ का यह ताज़ा इतिहास दस्तावेजीकरण हो रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरे लोगों ने कहा कि जिनको छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझना होगा, उसके लिए ये पूरा सिलसिला एक लाइब्रेरी की तरह काम आएगा आने वाले दिनों में। देखते हैं काम आता है कि नहीं आता है। हम पूरी ईमानदारी के साथ इस सिलसिले को चला रहे हैं। अगले एपिसोड में हो सकता है कि हम रमन सिंह की सरकार के कार्यकाल शुरू होने पे पहुंच जाएं। आपसे फिर मिलेंगे।